व्हाट्सअप एस्पिरेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त देव और स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियो में। आज हम कवर करने वाले हैं पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। दो केस स्टडीज इसमें कवर होगी। सबसे पहली केस स्टडी होगी ऑन कॉर्पोरेट लॉ एंड दूसरी केस स्टडी होगी ऑन अदर लॉज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करते हैं गाइस हम लोग केस स्टडीज ऑन लॉ। जैसा मैंने आपसे अभी अभी कहा कि दो केस स्टडीज होगी, एक होगी ऑन कॉर्पोरेट लॉ एंड एक होगी ऑन अदर लॉ। तो पहली केस स्टडी इज ऑन कॉर्पोरेट लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। श्वेतांशु लिमिटेड, अ कंपनी ऑफ रेप्यूट वेल नोन फॉर द क्रिएशन ऑफ म्यूजिक वीडियोज एंड सेलिंग इट। ठीक है, एक कंपनी है श्वेतांशु लिमिटेड। ड्यूरिंग द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन, वन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मिस्टर श्रीपद हैज नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट दैट just 6 months, ये the fact दो बार आ गया, 6 months before the date he was imprisoned for a period of 4 months for committing a small robbery। मतलब देखो यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन के वक्त डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ है। However, now he has wholeheartedly realized his mistakes and is now a far much better person than he was before। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आपको एक MCQ आएगा। The company had started its operations on 4th of December 23 with 5 crore rupees invested by its first subscribers of the memorandum, and on 10th January 24 the company planned raising a further of 10 crores by issuing equity shares of 10 rupees each। issue price is 40 each। मतलब issue price अगर 40 है तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू by making a public issue of shares। Hence, a prospectus was issued on 15th January 2024 and it was decided that the public issue would remain open from 1st of Feb 24 to 28th of Feb 2024। Also, to avoid any kind of a risk, the company had shaken hands with underwriters for the entire amount of 10 crore rupees। मतलब underwriting commission वाला ये point आपका आ गया and prospectus वाला एक point मैं आपका यहाँ पे टेस्ट करने वाला हूँ। अब आएगा मजा। During the year ended 31st March 24, the company had presented the following financial statements। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको मैंने बैलेंस शीट भी दी हुई है। एक बार वैल्यूज देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 600 एंड यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, दिस रुपीज इज इन क्रोर्स, RS इन CR। ये जो पैसा है ये इन क्रोर्स है। तो देखो 700 करोड़ का इसका टोटल इनकम है, 280 करोड़ का इसका टोटल एक्सपेंडिचर है, मतलब 420 करोड़ का नेट प्रॉफिट। बैलेंस शीट में आप देख लो 15 करोड़ इक्विटी, 490 रिजर्व सरप्लस एंड ट्रेड पेबल्स, PPE है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है। Further, the company has planned to host its next annual general meeting on 19th of August 2024, whereby it was decided to finalize these financial statements। चलो, तो ये आपकी पूरी केस स्टडी मैंने पढ़ ली है। अब वन बाय वन MCQs को सॉर्ट आउट करते हैं, मजा आएगा। Based on the above case study, pick the correct answers। What are the legal consequences faced by Mr. Shripad due to his concealment of fact of being imprisoned 4 months before his disclosure? Guys, हमें पता है कि इनकॉर्पोरेशन के वक्त अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाई एज अ फर्स्ट सब्सक्राइबर, एज अ फर्स्ट डायरेक्टर, या फिर आपने कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की, देन सच पर्सन शुड बी हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 447। फ्रॉड के लिए ये लायबल होगा, बिकॉज फ्रॉड ऑल्सो इन्वॉल्व कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। ये चीज आपको याद आनी चाहिए। तो चलो आंसर्स देख लेते हैं। Mr. Shripad is not liable for any action as on the date of his disclosure he was having no present criminal records। यहाँ पर ना देखो आपको बहला फुसलाने के लिए मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है कि भाई पहले ना उसने गलती कर दी थी, बट अभी बंदा दिल का बड़ा साफ है यार, बंदा अभी दिल का बड़ा साफ है। ICAI भी ऐसे ही आपको बहला फुसला के भटकाने की कोशिश करेगा। आपको भटकना नहीं है, आपको भटकना नहीं है। पहले उसने पाप किए हैं तो उसकी सजा उसको अभी भी भुगतनी पड़ेगी। हमें पता है कि 5 years बिफोर द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक अगर कोई फर्स्ट डायरेक्टर, कोई फर्स्ट सब्सक्राइबर ने किसी भी तरीके का ऑफेंस कमिट किया है तो वो उसे यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जो मिस्टर श्रीपद ने नहीं किया है। क्यों? 4 महीने ही तो है। तो देखो, मिस्टर श्रीपद इज लायबल फॉर फ्रॉड अंडर 447 एंड विल बी पेनलाइज्ड एंड इम्प्रिजन्ड एज पर द सेक्शन। मिस्टर श्रीपद इज लायबल फॉर फ्रॉड अंडर 447 बट नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी लीगल एक्शन। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि अगर फ्रॉड है हुआ है तो उसमें इम्प्रिजनमेंट भी है, उसमें पेनल्टी भी है। Okay, and is not liable and has to pay any damages caused by the company due to such furnishment of information। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। The correct answer is option B। एक बार वेरीफाई करवा लेते हैं। Option B is the correct answer for first one। अगला MCQ। MCQ number 2। What shall be the minimum application money that should have been received by the company pertaining to the public issue of equity shares made by it। अब हमें पता है कि जब भी आप पब्लिक इशू करते हो इक्विटी शेयर्स का, तो कितना मिनिमम पैसा आना चाहिए। देखो सिंपल, इट इज
5% ऑफ फेस वैल्यू या सेबी का जो रेट है, इन दोनों में से जो भी लोअर आता है वो। एंड सेबी में क्या रेट दिया हुआ है? इट इज 2.5% ऑफ इश्यू प्राइस। ओके, 2.5% ऑफ द इश्यू प्राइस। तो चलो मैं आपको ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर पे ही दिखा देता हूं। चलो, तो हमारा क्या रेट है? दैट इज पहला 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट। अब देखो नॉमिनल अमाउंट कैसे निकालते हैं, मैं दिखता हूं 10 करोड़। ध्यान से, 10 करोड़ जितना मुझे पैसा मंगवाना है, तो इसे मैं डिवाइड करूंगा बाय 40। ये मेरी फेस वैल्यू नहीं है, मुझे इतना पैसा मंगवाना है, समझ रहे हो? 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 40, 25 लाख शेयर्स है मेरे, इंटू 10 मतलब 2.5 करोड़। और इसका 5% अगर मैं निकालू देन इट इज 12,50,000 रुपीज। ये आ गया 5% ऑफ इश्यू प्राइस। तो यहाँ पर 5% ऑफ फेस वैल्यू, तो ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12.5 लाख। ठीक है, और सेबी का रेट मेरे पास क्या आया है? देखो सिंपल, सेबी बोलते हैं 2.5% ऑफ द इश्यू प्राइस, मतलब 10 करोड़ का 2.5%, ये आता है 25 लाख, ये आता है मेरा 25 लाख। तो लोअर ऑफ 25 लाख और 12.5 लाख क्या हुआ? 12.5 लाख। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। एक बार दिखवा देता हूं आपको, दिस इज ऑप्शन बी। क्लियर कट? चलो नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। What shall be the last date on which the minimum application proceeds should have been received by the company? हमें पता है कि भैया जिस दिन आपने एप्लीकेशन जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया, उस पर्टिकुलर दिन से अगले 30 दिन में आपके पास मिनिमम एप्लीकेशन मनी आ जानी चाहिए। तो क्वेश्चन में ना यहां पर देखो एस्पिरेंट्स पता है कंफ्यूज कहां होंगे? एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होंगे इन दो डेट्स के बीच में, ये 10th जनवरी 24 में और ये किधर है 15th जनवरी 24 में। भैया 10th Jan 24 को तो सिर्फ डिसाइड हुआ था कि हम एप्लीकेशन मनी मंगवाएंगे, प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के लिए टाइम लगता है, तो 15 जनवरी को उसका प्रोस्पेक्टस इश्यू किया गया था। अब हमें यहां से 30 दिन गिनने हैं। एक और चीज याद रखना, यहां से हमें 30 दिन गिनने हैं, तो गिनो एंड याद रखना इंक्लूड बोथ द डेज। तो चलो मैं आपके साथ साथ गिनता हूं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 10 दिन यहां पर हो गए। 24 में 5 दिन और ऐड कर दो तो 29 हो गया। 29 फरवरी होता नहीं है, राइट, 29 जनवरी, 30 एंड 31, तो ये 17 दिन हो गए, टोटल 17 दिन हो गए। एंड 30 दिन तक पहुंचने के लिए हमें 13 दिन चाहिए, तो फरवरी के 13 दिन ऐड कर दो एंड इंक्लूडिंग 13 फरवरी, इट शुड बी इंक्लूडिंग 13 फरवरी। तो ऑफ कोर्स इट इज ऑप्शन ए, 13th फरवरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला एमसीक्यू, the company at that moment had decided to pay a commission at the rate 4% of the face value whether the company has complied with the relevant provision of the Companies Act 2013। अब ध्यान से सुनना, सिंपल सी बात है, हमें पता है कि अंडरराइटिंग कमीशन अगर शेयर्स के केस में है देन इट शुड बी अ मैक्सिमम ऑफ 5% ऑफ द इश्यू प्राइस ऑफ शेयर, और अगर डिबेंचर्स के केस में है देन इट शुड बी मैक्सिमम ऑफ 2.5% ऑफ द इश्यू प्राइस ऑफ शेयर। तो देखो मैं निकालता हूं हमारे शेयर का इश्यू प्राइस क्या है, हमारे पर शेयर, देखो यहाँ पर ना मैंने एमसीक्यू में आंसर ये भी बता देता हूँ, पर शेयर बेसिस पे दिया हुआ है, तो हमें भी स्मार्ट बन के पर शेयर बेसिस पे कंप्यूट करना है। ठीक है, तो मेरे शेयर का इश्यू प्राइस है 40 रुपए, 40 रुपए का 5%, 40 रुपए का 5% है, 4 रुपए का आ गया, दैट इज 2 रुपीज। और हमें कितना चाहिए? हमने कमीशन जो है इश्यू किया हुआ है दैट इज 4% ऑफ फेस वैल्यू, मतलब 10 रुपीज का 4% दैट इज 0.4। तो बट ऑफ कोर्स 2 रुपए से हमारा जो कमीशन है 0.4 रुपीज वो कम है, तो हम लिमिट में है। तो देखो 0.4 पर शेयर, तो आंसर देखो लिमिट ऑफ 0.25 नहीं, 2.54 ऑफ द फेस वैल्यू पर शेयर, ये प्रोविजन नहीं है। 5% ऑफ द फेस वैल्यू पर शेयर, ये भी प्रोविजन नहीं है। ये क्या हाँ यस, ये देखो yes because the maximum commission of 0.4 per share is not within the limit। ये नॉट को कट दो, ये नॉट को कैंसिल आउट कर दो, is within the limit of ₹2 per share, that is 5% of the issue price per share। this is the right answer, option C। तो जरा दिखवा देता हूं आपको, ऑप्शन C is the right answer। आगे बढ़ते हैं, एक और एमसीक्यू, referring to the financial statements provided for the year ended 31st March 2024, find out whether the company is eligible to accept deposits from the public।
सिंपल सी बात है, डिपॉजिट्स में हमने पढ़ा था एक एलिजिबिलिटी क्लॉज के बारे में। क्या आपको याद है एलिजिबिलिटी क्लॉज? कि अगर आपका नेटवर्थ 100 करोड़ रुपीज या उससे ऊपर हो एंड आपका जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ या उससे ऊपर का हो, तो ही आप डिपॉजिट्स पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकते हो। एलिजिबल क्लॉज याद आ रहा है? याद आ रहा है? तो इसी पर्पस के लिए मैंने आपको फाइनेंशियल्स दी हुई है। तो देखो नेटवर्थ कैसे कंप्यूट करते हैं, टर्नओवर कैसे कंप्यूट करते हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। टर्नओवर में आपको देखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 600, ये देखो यही ज्यादा हो गया, यही ज्यादा हो गया। एंड नेटवर्थ देखो दैट इज 15 एंड 490। कैसे आया? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस इफ एनी। कोई भी तरीके का अक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नहीं है, तो वो माइनस नहीं होगा। तो 15 प्लस 490 आप करोगे दैट इज गोइंग टू बी 505 एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपका हो गया 600। मतलब उससे वो एलिजिबल तो है, वो एलिजिबल तो है, बट समय यहाँ से सही आंसर ढूंढना है। Yes, because it has a turnover of above 100 crores and net worth of above 500 crores. That is 700 and 600 crores respectively. ये देखो नेट वर्थ 500 करोड़ से ऊपर, टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। नो बिकॉज इट डज नॉट हैव अ टर्नओवर ऑफ अबव 100 करोड़, नहीं, नो तो आएगा ही नहीं। नो बिकॉज इट डज नॉट हैव अ टर्नओवर, ये भी गया। येस बिकॉज इट हैज अ टर्नओवर। अब देखो यहाँ पे मैंने घुमाया हुआ है, मुझे बताओ टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर होना चाहिए या नेटवर्थ 100 करोड़ से ऊपर होना चाहिए? भैया नेटवर्थ 100 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ऊपर होना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? टर्नओवर ऑफ अबव 100, नेटवर्थ ऑफ अबव 500। आईसीआई ऐसे घुमाएगा। तुम बोलो ये गलत है, ये वाला आंसर मेरा सही है। तो जरा देख लेते हैं, इसका आंसर ऑप्शन डी ही होना चाहिए। यस, इसका आंसर भी ऑप्शन डी है। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू। अब एक एमसीक्यू सीएसआर पर। Referring to the financial statements provided for the year ended 31st March 2024, find out whether corporate social responsibility मतलब कि CSR is applicable or not. Alright? तो देखो हमें क्या देखना होता है कि आपका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए से ऊपर है या नहीं। पहली कंडीशन ये होती है। तो मैं टर्नओवर देख रहा हूँ, टर्नओवर तो आपका 1000 करोड़ से ऊपर है ही नहीं, 600 करोड़ ही है, सॉरी 700 करोड़ ही है। नेक्स्ट चीज बोलते हैं नेटवर्थ क्या 500 करोड़ से ऊपर जा रहा है? हाँ, नेटवर्थ 505 करोड़ है, हमने अभी पिछले एमसीक्यू में कैलकुलेट किया। नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर है, हमने पिछले एमसीक्यू में ही जो है किया हुआ है कैलकुलेट। तो देखो पहला ही आंसर, यस बिकॉज इट्स नेटवर्थ हैज क्रॉस 500 करोड़ फॉर द ईयर 23-24, ये ही इसका आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर 6। बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 7 की ओर। What shall be the last date before which the notice for the annual general meeting should have been issued by the company? Once again, यहां पर देखो जब हम नॉर्मली काउंट करते हैं तब हम जो है वो जो डेट पे हम कैलकुलेट करते हैं वो, और जो डेट पे इवेंट होना चाहिए हम दोनों डेज को इंक्लूड करते हैं। बट फॉर द पर्पसेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नोटिस एजीएम हम 21 डेज नहीं बोलते, हम 21 क्लियर डेज बोलते हैं। मतलब जिस डेट पे नोटिस इशू होनी चाहिए और जिस डेट पे मीटिंग होनी चाहिए हम दोनों एक्सक्लूड करते हैं, राइट। तो देखो पहले हमें देखना पड़ेगा कि मीटिंग कब हुई है, बिकॉज केस स्टडी की आखिरी लाइन में मैंने देखो 19 अगस्त मीटिंग का डेट दिया हुआ है। जनरली आईसीआई क्या करती है, आपको नोटिस का डेट देती है, आपको मीटिंग का डेट निकालने बोलती है। मैंने आपको मीटिंग का डेट दे दिया। चलो अब रिवर्स कैलकुलेशन पे जाओ, 19 अगस्त, तो आप 21 क्लियर डेज गिनोगे ना, तो हम देखते हैं। देखो 19 अगस्त मतलब 19 अगस्त को भूल जाओ, 1 अगस्त से 18 अगस्त, 18 दिन आपके हो गए, 18 दिन आपके हो गए। यस, अब 21 में से 18 माइनस कर दो, कितना हुआ? 3 डेज बचते हैं। मतलब वो 3 दिन किसके होंगे? जुलाई के, मतलब 31 जुलाई, 30 जुलाई, 29 जुलाई। बट 29 जुलाई नहीं, क्यों? क्योंकि वो डे 21st क्लियर डे है, तो उसके भी एक दिन पहले 28 ऑफ जुलाई को आपकी नोटिस आ जानी चाहिए अगर आपको 19 अगस्त 2024 को अपनी एजीएम कंडक्ट करवानी है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जरा देख लेते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड गाइस इसी के साथ हमारा कॉर्पोरेट लॉ का केस स्टडी होता है कंप्लीट। तो चलिए वेलकम बैक। एंड अब हम करने वाले हैं अदर लॉज वाला केस स्टडी। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपके तीनों चैप्टर्स टेस्ट होंगे, तो मजा आएगा इसमें। मतलब आपका फेमा एक्ट भी टेस्ट होगा, जीसीए भी टेस्ट होगा एंड इंटरप्रिटेशन भी टेस्ट होगा, तो मजा आएगा इसमें। इशिका एन इंडिविजुअल इज डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी। शी इज करंटली इन सीए इंटरमीडिएट, आप ही के लेवल की, and also helps in her family business. Her father is an authorized dealer in foreign currency and both are persons resident in India. मतलब दोनों ही person resident in India है. She often travels outside India in search of parties who are in need of authorized dealers for their foreign remittances. During the year ended 31st March 24, she came across an offer from a client in the United States of America
मैक्स टेप्स लिमिटेड, ये कंपनी से ऑफर आई है रेमिटेंस के लिए, हु मेड अ डील विद इट्स होल्डिंग इंडियन कंपनी। देखो मैक्स टेप्स लिमिटेड ने अपनी होल्डिंग इंडियन कंपनी के साथ डील किया जिसका नाम है आकांक्षा टेप्स, अ कंपनी विच इज इन्वॉल्विंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस टेप्स। भाई साहब वो नाम से पता चल गया। एंड विच ओन्ड 100% ऑफ द मैक्स टेप्स लिमिटेड, मतलब मैक्स टेप्स लिमिटेड आकांक्षा टेप्स लिमिटेड की एक होल्ली ओन्ड सब्सिडरी बन गई यहाँ पर। According to the terms of the deal, Akansha Tapes would export a tape manufacturing machine to Max Tapes and would also remit commission on the basis of export value of the machine. ठीक है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली एक एमसीक्यू तो इधर ही आ जाएगा। Further, while sharing her experience on the trip to the US, she also came across an NGO which is involved in feeding the poor. Wow. Her father became very inspired and decided to remit 1 crore to the NGO in the US. मतलब बेसिकली डोनेट कर रहा है इंडिया के बाहर वाले एनजीओ में। रेलेवेंट एक्सचेंज रेट वॉज 80 पर डॉलर। ठीक है, तो यहां पर शायद एक एमसीक्यू बन सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर फादर वॉज ऑफर्ड अनदर रेमिटेंस फ्रॉम मिस्टर सिंस, एन अमेरिकन डॉक्टर। भैया आपके चेहरे पे अचानक हंसी क्यों हो गई? लड़के समझ सकते हैं, आई डोंट नो लड़कियां समझेगी कि नहीं, खैर इधर ध्यान दो चुपचाप। Who wanted to remit $40,000 as an investment in an Indian company involved in the chit fund business. तो देखो, अच्छा मैं बता देता हूँ, इनका पूरा नाम है ना मिस्टर जैक सिंस है, और ये एक असली डॉक्टर है, बस इससे ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक अमेरिकन डॉक्टर है जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडियन चिट फंड बिजनेस में, तो एक मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बन जाएगा। ये आपका, ये पता है, ये 1 2 3 ये 3 पॉइंट्स आपके फेमा एक्ट पर बेस्ड है। ऑल्सो व्हेन शी वाज सिटिंग विद द लॉयर, शी वाज क्लैरिफाइंग हर डाउट्स पर्टेनिंग टू पेपर टू कॉर्पोरेट एंड अदर लॉयर्स। क्या लड़की है, आई मीन इतने से सीए इंटर लॉ के डाउट्स के लिए सीधा लॉयर के पास चली गई। शी आस्क्ड द फॉलोइंग डाउट्स, what should be the first resort if while interpreting the law giving words their actual and exact meaning is the best option। एक्चुअली यहाँ पर मैं एक वर्ड भूल रहा हूँ, is not the best option आएगा, ठीक है, इसका करेक्शन कर देना। दूसरा डाउट, suppose there are 2 sections, one states an individual cannot break a red signal and another section states an individual in an emergency vehicle does not need to follow traffic rules। अब इसे कैसे इंटरप्रेट किया जाए, एक सेक्शन कुछ और दूसरा सेक्शन कुछ और। Further she came across an act which did not contain the meaning of the word immovable property in section 2 or any other section, and now she is confused as to what to include and what not to include। हर एक्ट के सेक्शन 2 में या कुछ कुछ सेक्शंस में उसकी डेफिनेशन लिखी होती है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन द मीनिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी दिस, या सेक्शन 2 की डेफिनेशंस में इमूवेबल प्रॉपर्टी की जनरली डेफिनेशन होती है। बट वो जो एक्ट पढ़ रही थी ना, उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेलेवेंस तो था, बट पूरे एक्ट में कहीं भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ही नहीं थी। अब क्या किया जाए, कोई बात नहीं, चलो अब ध्यान से सुनना, एमसीक्यूज आ रहे हैं। पहला एमसीक्यू, what shall be the implication regarding the payment of commission amount on export of machinery from Akansha Tapes Limited to Max Tapes Limited in accordance with the FEMA Act। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी एक होल्डिंग कंपनी अपनी 100% इंडियन सब्सिडरी अपनी 100% सब्सिडरी होल्ली ओन सब्सिडरी जो इंडिया के बाहर स्थित है, या एक जॉइंट वेंचर, वहां पर कोई एक कैपिटल एसेट एक्सपोर्ट करती है और उसी पर्टिकुलर कैपिटल एसेट पर वो कमीशन भी देती है या कमीशन भी रेमिट करती है, तो सच पर्टिकुलर रेमिटेंस जो है दैट इज बैंड बाय शेड्यूल 1 ऑफ द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो पहली चीज पक्की है, देखो हमें पता है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्यों, क्योंकि एक रेवेन्यू एक्सपेंस है, एंड शेड्यूल 1 में ये क्लीन कट बोला गया कि भाई ये तो प्रोहिबिटेड ही है, ना परमिशन लेके कर सकते हो, ना वो ढाई लाख डॉलर का सीलिंग लिमिट है, प्रोहिबिटेड ही है, ध्यान रखना इस चीज को। तो such a transaction is a current account transaction and is banned by schedule 1 of the current account transactions। ऑप्शन A is my right answer। देखो शेड्यूल 2 नहीं, ये नहीं होगा, शेड्यूल 3 ये भी नहीं होगा, शेड्यूल 1 है एंड इज नॉट कवर्ड अंडर शेड्यूल 1 ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पहली बात ये तो कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो ये तो इसमें कुछ है रेलेवेंस ही नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। एमसीक्यू नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। What shall be the implication regarding the remittance of 1 crore rupees to the NGO in the US in accordance with the provisions of the FEMA Act 1999। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो रेमिटेंस है ना मेरे भाई, ये जो रेमिटेंस है ये भी एक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, ध्यान से, क्योंकि डोनेशंस बार बार मिलते रहते हैं, आप दे सकते हो बार बार, तो दिस इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कवर्ड अंडर शेड्यूल 3 ऑफ द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि कन्वर्टेड टू डॉलर, अगर ये $2.5 लाख के ऊपर जा रहा है तो
तो हमें आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी और एल्स हम ऐसे ही रिमिट कर सकते हैं। तो मैं कैलकुलेशन यहाँ पे करता हूँ, इन्होंने देखो रेलेवेंट कन्वर्जन रेट दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ कैलकुलेटर खोलता हूँ एंड 1 करोड़ रुपीज का मेरा डोनेशन है डिवाइडेड बाय 80। क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाय 80, यस। तो इट इज $1,25,000, $1,25,000 है। तो वैसे तो हमें इसकी कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बट यहां पर ना उन्होंने बोला ही नहीं है। देखते हैं। सच अ ट्रांजेक्शन इज अ शेड्यूल 3 करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड कैन बी रिमिटेड विदाउट परमिशन फ्रॉम द आरबीआई। यस, ओनली आफ्टर परमिशन। नहीं, वो $2.5 लाख के नीचे तो परमिशन की जरूरत नहीं है। शेड्यूल 2 में तो आता ही नहीं है, बैंड भी नहीं है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए होना चाहिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े। यस। What shall be the implication regarding the remittance offered by Mr. Sims in accordance with the provisions of the FEMA Act 1999? Mr. Sims ने जो $40,000, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर Mr. Sims ने जो $40,000 यहाँ पर रिमिट किए हैं, वो क्या होगा? सीधी बात है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। यस, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, बट दिक्कत क्या है? चिट फंड बिजनेस में डाला है ना। चिट फंड बिजनेस कहीं पे भी अलाउड है? नहीं 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 नहीं। चिट फंड बिजनेस जो है वो जो है एक प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 में यहां पर लिखा हुआ है कि कौन से ट्रांजैक्शंस विदाउट प्रोहिबिशन जा सकते हैं कैपिटल अकाउंट में। शेड्यूल 2 में जो है वो परमिशन वाला है एंड प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस अलग से लिखे गए हैं, इसमें ध्यान रखना। तो शेड्यूल 1 नहीं, शेड्यूल 2 नहीं, शेड्यूल 3 इसमें है ही नहीं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। सच अ ट्रांजैक्शन इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड इज प्रोहिबिटेड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसका देख लेते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब सॉरी, पीडीएफ किधर गया? यस अच्छा, अब ये हो गया आपका फेमा का। अब थोड़ा आगे बढ़े। विद रेफरेंस टू द डाउट्स आस्क्ड बाय इशिका टू हर लॉयर अबाउट द बेस्ट रिसोर्ट when words are not capable of being interpreted with the real or actual meaning, which rule shall come into existence? Simple भैया, जब लिटरल इंटरप्रिटेशन लगा करके आपको पता ना चले, लॉ मेकर का इंटेंशन पता ना चले, तो द बेस्ट थिंग इज आप लॉजिकल मीनिंग दीजिए वर्ड्स के, आप ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन यूज कीजिए वर्ड के। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। तो ये पता है कहां से एमसीक्यू पूछा है? ये इसने जो पहला वाला डाउट पूछा था ना, ये अब देखो दूसरे वाले डाउट पे भी एक एमसीक्यू आपको आ जाएगा। ये रहा। With reference to the doubts asked by Ishika to a lawyer about the best resort regarding two contradictory sections pertaining to traffic rules, which rule shall come into existence? एक रूल भैया, एक रूल बोलता है कि आपको ट्रैफिक रूल्स तोड़ने नहीं चाहिए, रेड सिग्नल स्किप नहीं करना है। दूसरा रूल बोलता है कि इमरजेंसी है, आई थिंक वही है ना। हाँ, बोलते हैं अगर इमरजेंसी व्हीकल है और इमरजेंसी सिचुएशन है तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो। तो हम दोनों सेक्शंस को साथ में पढ़ते हैं। मतलब वैसे तो आप रेड लाइट स्किप मत करो, बट इमरजेंसी है तो कर सकते, इमरजेंसी व्हीकल में तो कर सकते हो, प्रोवाइडेड इमरजेंसी है। तो ये जब हम दो सेक्शंस को एक बनाते हैं तो इसे हम कहते हैं रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। बोथ सेक्शंस आर कंबाइंड टुगेदर एंड आर रेड विद हार्मनी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। जरा देख लेते हैं, इसका आंसर ऑप्शन बी और इसके पहले वाला ऑप्शन सी। ठीक है। एंड द लास्ट एमसीक्यू फॉर द डे, व्हेन द मीनिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट कवर्ड अंडर स्पेसिफिकली एनी लॉ। एक चीज पक्की चीज है कि जब भी कोई स्पेसिफिक लॉ में उसका मीनिंग कहीं पे भी नहीं है, जीसीए वाला मीनिंग उस पर लग जाएगा। द मीनिंग स्टेटेड अंडर द जनरल क्लॉजेस एक्ट शैल अप्लाई, ये बात हमें पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर दैट डेफिनेशन। तो आप जीसीए में आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसे याद करो। क्या लैंड आता है? इसमें बिल्कुल आता है। क्या बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड आता है? बिल्कुल आता है। और क्या थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ आता है? आता है। थिंग्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ कोर, भैया ये तो किधर डेफिनेशन में था ही नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, इसका बी और इसका डी। एंड दैट एंड्स आवर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ एमसीक्यू प्रैक्टिस, कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस थी। आई होप आपको मजा आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए एंड आप डेफिनेटली अपनी एग्जाम्स में रॉक करके आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस। सब्सक्राइब मत करना भूलना, लाइक करना और शेयर करना इस वीडियो को। सी यू ऑल गाइस इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडीइंग।